इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान और भारत का सबसे बड़ा स्पेस डोमिनियन है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम भारत के लिए स्पेस संबंधित टेक्निक अवेल करवाना होता है। स्पेस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट्स को उसके निर्धारित ऑर्बिट तक पहुंचाने का होता है और उसे ले जाने के लिए रॉकेट्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने से पहले आम आदमी के दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती होगी, आज मैं आपके सामने इन सवालों के जवाब को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपके सामने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पहले हिस्से में इसका मुख्य सिद्धांत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितनी भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है, वो सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पीवी लॉग की पहली सीरीज हिस्ट्री ऑफ द स्पेस मिशन में अब तक 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें सैटेलाइट और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अर्थ, सन और एलिप्टिकल ऑर्बिट की पूरी जानकारी, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देती है और अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की पूरी जानकारी इस चैनल में मौजूद है। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इस पीवी लॉग को देखने से पहले इन चारों वीडियोस को पहले देखें। मैंने पीस बाय पीस इन वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो इस पीवी लॉग को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, नहीं तो आज का ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मेरी आपसे विनती है कि इन वीडियोस को ज़रूर से देखें। वीडियो लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मौजूद हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विमोचन किया जाने वाला हर एक मिशन, चाहे वो अपने देश द्वारा बनाया गया सैटेलाइट हो या फिर दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा विमोचन किया जाता हो, हर मिशन का लॉन्च अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान छोड़कर ऊपर जाता है। और यही कारण है कि इसरो ने पूरे विश्व में अपनी मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित किया है, जिसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक इस चीज़ के बहुत बड़े हकदार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसरो के हर मिशन क्यों अपने आप में एक आइकॉनिक होता है? आइए जानते हैं कि इसकी हमारे दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आती होगी। पिछले पीवी लॉग पर मैंने अर्थ का हॉरिजॉन्टल एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट का स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया था। मान लीजिए कि इसी में 2 लाल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस एक सर्टेन गैप डिस्टेंस पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने के लिए कितने तरीके होते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी के लिए मान लीजिए कि 2 तरीकों से इनको ज्वाइन करता हूं, वर्टिकल लाइन OA और डायगोनल लाइन OB। इसमें सबसे छोटी लाइन कौन सी है? तो आपका जवाब होगा वर्टिकल लाइन OA। और अब तुरंत आपके दिमाग में यह आएगा कि सबसे छोटा रास्ता होगा नीचे से डायरेक्टली स्पेस ऑर्बिट पर जाने का। और दूसरा जवाब होगा कि ये वर्टिकल रास्ता है और सबसे आसान और तेज तरीका है। और आप तुरंत कहेंगे कि ऐसा करने से लिथोस्फीयर से डायरेक्टली स्पेस पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी सबसे कम टाइम पर पहुंचने की। मगर मैंने पिछले ही पीवी लॉग में अर्थ का जियोइड और उसके हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में मैंने एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट की बात किया था, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्सेस और रोटेशन के कारण एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में बहुत सारे भारी भारी ओजोन और ग्रीन हाउस गैसेस के 6000 के 100 करोड़ और उसके भी 100 करोड़ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। बेशक आपको इसमें बहुत सारे शून्य दिख रहे हो कि ताज्जुब भी हो रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, मगर सच्चाई तो यही है। इस अर्थ के चारों तरफ से घिरे हुए एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट के पार्टिकल्स की अपनी ही डेंसिटी होती है, जो रॉकेट व्हीकल के लिए फ्रिक्शन पैदा करती है, जो कि इसको पार करने में रुकावट डालते हैं। और दूसरा कारण एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट के टिके रहने का ये है कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्सेस पैदा करती है। Because of the moving behavior of the sun and its earth, like a Shaktiman behavior in the entire solar system, which I had already told you in the previous PV log. एयरक्राफ्ट को एटमॉस्फेयर पे उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया गया है जैसे पिछले पीवी लॉग में अमेरिका का P-40 विमान का उदाहरण आपके सामने पेश किया था। ट्रोपोस्फीयर में हल्के विमान के उसके ग्लास और उसके बॉडी शेल, चाहे वो खुले में हो या बंद में चलाओ, कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि सामने से आता हुआ विंड टनल, जिससे इस विमान का बॉडी शेल और एलिप्टिकल विंग स्ट्रक्चर ना सिर्फ उससे टकराता है, बल्कि उस विंड टनल को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। और ट्रोपोस्फीयर में हवा के कण उसे हवा में उठे रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी हवा में रहने वाली विमान की स्पीड को एयर स्पीड कहते हैं, जिसकी यूनिट नॉट्स और किलोमीटर पर आवर की होती है, और जिससे अर्थ से एल्टीट्यूड मेंटेन रहता है। और दूसरा कारण है उस हल्के विमान पे लगा हुआ प्रोपेलर,
जो कि उस पूरे एयरक्राफ्ट को इमीडिएट फोर्स यानी कि थ्रस्ट देता है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये प्रोपेलर ही एक तरह का विमान का एयर स्पीड कंट्रोलर भी कहलाता है। अब इस विमान को किसी भी डायरेक्शन पर घुमाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: पिच, यॉ एंड रोल। हवा में अगर विमान को ऊपर नीचे करें तो उसे पिच कहते हैं, जो उस विमान में लगे एलिवेटर उसको कंट्रोल करते हैं। अगर विमान में लगे रडर से दाएं बाएं घुमाएं तो उसे यॉ कहते हैं। और अगर विमान को फॉरवर्ड एक्सिस से राउंड राउंड घुमे, जिसे विंग में लगे एलेरॉन्स कंट्रोल करते हैं, उसे हम रोल कहते हैं। चलिए इसको इंटरेस्टिंग वे से समझाता हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन और ब्लैंक टाइम स्पेंड हिस्ट्री में 3 पीसी गेम्स खेला करता था, जो आज भी मेरे फेवरेट पीसी गेम्स कहलाते हैं। खासतौर से यूबीसॉफ्ट की तरफ से टॉम क्लैंसी हॉक्स की सीरीज़। ये एक अच्छा फ्लाइट सिमुलेशन एक्शन पीसी गेम है। इसमें एक मिशन का MiG-21 फिशबैक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें अगर मान लीजिए अगर इस फाइटिंग एयरक्राफ्ट को ऊपर नीचे ले जाते हैं तो उसे पिच कहते हैं, दाएं बाएं ले जाए तो यॉ कहते हैं, और जाते हुए एक्सिस में गोल गोल घूमते जाए तो वो रोल कहलाता है। अब इस हल्के विमान को रनवे से उड़ाते हैं तो रनवे क्या करता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को 0 से शुरू करते हुए उसकी अप्रॉक्सीमेट एयर स्पीड तक जो है वो पहुंचाने का काम करता है, जिसमें हम एविएशन साइंस में ग्राउंड स्पीड भी कहते हैं। ये काम हल्के विमान के प्रोपेलर और जेट विमान के जेट इंजन्स काम करते हैं। ये ग्राउंड स्पीड हल्के विमान के लिए 97 किलोमीटर पर आवर होती है और जेट एयरक्राफ्ट के लिए 241 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। जैसे ही ग्राउंड स्पीड तक रनवे में अटेन किया और हवा में उड़ने के लिए धीरे धीरे रडर से ऊपर एलिवेट करते हैं तो खींचा जाता है और ऊपर एलिवेट करते हैं हवा में उड़ने के लिए। इन दोनों विमान के लिए ग्राउंड एल्टीट्यूड लिमिट 3 किलोमीटर होती है ताकि वो सेफ फ्लाइंग और लैंडिंग प्रिपरेशन कर सके। हल्के विमान के लिए 3 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड होती है। वही अगर जेट एयरक्राफ्ट की बात करूँ 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड की मैक्सिमम लिमिट होती है। और हवा में रहने पर किसी भी एयरक्राफ्ट के इंजन को कट ऑफ नहीं कर सकते। हवा में उड़ने के लिए चलते रहना चाहिए। लेकिन हम एयरक्राफ्ट की बात ही क्यों कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं सैटेलाइट और उस सैटेलाइट को अपनी असली जगह पर पहुंचाने के लिए, यानी पृथ्वी की निगरानी में रखते हुए अंतरिक्ष में। ये चीज़ सिर्फ एक बार काम करने के लिए होती है, क्योंकि सैटेलाइट को अर्थ पे वापस नहीं ला सकते। उसे ऊपर ही रखना है जब तक उसकी आखिरी सांस तक चले। तो सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाने के लिए एक चीज़ काम आती है और उसका नाम है रॉकेट। तो हमारे सैटेलाइट जो रॉकेट के लिए पेलोड कहलाएगा, उसे ऊपर डायरेक्टली फेयरिंग इंक्लोजर के साथ रॉकेट में अटैच कर दिया जाता है और इस फाइनल असेंबली को कहा जाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसे डायरेक्टली स्पेस में भेजते हैं। ये जो बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहलाता है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट रॉकेट लॉन्च व्हीकल है। चलिए रॉकेट इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से पहले रॉकेट इंजन की बात करता हूँ। गूगल के अकॉर्डिंग रॉकेट की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल है जिसमें स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के पेलोड को अटैच किया जाता है रॉकेट इंजन से और उस पर जो है वो ऊपर पहुंचाने के लिए थ्रस्ट पैदा किया जाता है। अब इस परिभाषा में 2 चीज़ों पर गौर करें। पहला तो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को अगर मैं फिजिकल भाषा में अगर बताऊं तो आप एक पत्थर ऊपर 60 डिग्री के एलिवेशन पर फेंकेंगे तो अर्थ के अंदर एक विशाल मैग्नेट होती है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचने के कारण एक सीमित ऊंचाई पर जाती है और फिर उसी रफ्तार से नीचे गिर जाता है जिस रफ्तार से हमने फेंका था। और दूसरा है थ्रस्ट। ये एक ऐसा रिएक्शन फोर्स होता है जो एक डायरेक्शन में 0 से लेकर बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए एक्सेलरेट करते हैं, जैसे जोर लगाकर पत्थर को फेंकना होता है। इन दोनों शब्दों के फिनोमिना से मशीन जो बनाई जाती है उसे कहते हैं रॉकेट इंजन। अब सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी और लॉन्च व्हीकल में रॉकेट इंजन लगे रहते हैं और रॉकेट इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है जिससे अंदर से ही इग्नाइट करना पड़ता है, जैसे कार में सेल्फ स्टार्ट की प्रक्रिया होती है वैसा। अब सवाल है कि रॉकेट को ऊपर फेंकने के लिए थ्रस्ट और प्रोजेक्टाइल विंग कैसे पैदा करें। आइए मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप किसी मेले में जो गुब्बारा खरीदते हो या मान के चलिए कि उसमें शुरू से ही गैस भरी हुई है, उसमें जो नीचे से रस्सी रहती है जिससे वो
भरी हुई गैस को रोक के रखता है ताकि वो गुब्बारा फुला हुआ रहे। जैसे ही उस रस्सी के नॉट को खोलेंगे तो कैसे वो फुर्र से हवा में उड़ता हुआ अनकंट्रोल्ड मोशन में इधर उधर उड़ता है। जैसे ही उस गुब्बारे की गैस खत्म हो जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। तो गुब्बारे के सिनेरियो में उसके अंदर का गैस ही उसका फ्यूल कहलाता है और वो गैस भरी हुई है और वो भरी हुई गैस नीचे से थ्रस्ट पैदा करती है और गुब्बारे का इधर उधर हवा में उड़ने का स्वाभाविक कारण है कि उस पर कोई विंग नहीं लगे रहते। दूसरा एग्जाम्पल है पटाखों में चलाए जाने वाले फायरवर्क रॉकेट, जिसमें स्टिक और ऊपर में लगा कॉनिकल बीनी कैप विंग की तरह काम करता है ताकि ये रॉकेट एक सीमित प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन में उड़े। फ्यूज जिसे गन पाउडर के लिए टाइम लिमिट पर इग्नाइट होता है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर गन पाउडर और प्राइम इंग्रेडिएंट भरे होते हैं। फायरवर्क रॉकेट का सबसे मुख्य हिस्सा ये सिलेंडर ही है जिसके अंदर रखा गन पाउडर जो फ्यूज से अटैच्ड है, जो खत्म हो जाने के तुरंत बाद एक ह्यूज स्पार्क पैदा करता है जो गन पाउडर को इग्नाइट करवाता है और ये गन पाउडर पूरे रॉकेट के लिए सबसे बड़ा थ्रस्ट पैदा करता है। लिफ्ट ऑफ करने के साथ साथ पूरी उड़ान के लिए भी ये गन पाउडर ही काम आता है। फिर पूरा गन पाउडर फ्यूल खत्म होने के बाद हवा में ही प्राइमर इंग्रेडिएंट को इग्नाइट और डेटोनेट करने के लिए एक और ह्यूज स्पार्क पैदा करता है, जिसमें मैं अभी के लिए नारंगी कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें लाइटनिंग एक्सप्लोसिव्स मौजूद रहते हैं और डेटोनेट होने के बाद बहुत अच्छा रंग बिरंगी पैटर्न आसमान में जो है वो दिखाई देता है, खास तौर से रात में। दिन में तो सुबह आसमान में दिखाई नहीं देता, लेकिन खासतौर से रात में ही एक अच्छा नज़ारा आपको देकर जाता है। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर उड़ेगा तो एटमॉस्फेयर और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसकी कंप्लीट बॉडी शेल के कारण प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस फायरवर्क रॉकेट के लिए एक सीमित मैक्सिमम हाइट होती है, लेकिन हमें तो नियरेस्ट या फिर उससे ऊपर के अर्थ ऑर्बिट पर लेकर जाना है, अंतरिक्ष में 700 किलोमीटर के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर। तो इतने ऊंचे एल्टीट्यूड पर पहुंचाने के लिए किसी रॉकेट में अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एक बड़ा सा फ्यूल टैंक उसके रॉकेट असेंबली में लगाकर ऊपर उड़ाए क्या, तो जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी हाल में रॉकेट का कर्व वेट हम जो है वो बढ़ा नहीं सकते, भारी नहीं कर सकते। और दूसरा कारण है कि उस फ्यूल टैंक को बॉडी असेंबली में लगाकर एक सांस में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में ही इतनी भारी भारी ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन लेयर की परत है, तो वो रॉकेट की सिंगल फ्यूल कंजम्पशन में ही पार नहीं कर पाएगा। पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा और रॉकेट नीचे ज़मीन में गिर जाएगा। रॉकेट साइंस में ये फिनोमिना कहलाते हैं कि हम कैसे भी करके टाइम ऑफ एसेंट को जितना कम करें उतना अच्छा होगा। अब इस टाइम ऑफ एसेंट को कम करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रॉकेट को वर्टिकल ही उसे फ्लाइट डायरेक्शन पे ऊपर ले जाए। अदरवाइज रॉकेट साइंस की परिभाषा अब तक मैंने जितना भी बताया वो सारी की सारी गलत हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ऑर्बिट उसके कन्वेंशनल डायरेक्शन में और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी में पहुंचाने के लिए उस सैटेलाइट पेलोड को आखिरी धक्का देना होता है, क्योंकि स्पेस में कोई भी ग्रेविटी या हवा नहीं होती है, तो इसे अपनी तरफ से एक थ्रस्ट देने की ज़रूरत होती है। एक बार ये आखिरी स्टेज कंप्लीट हो गया, बाकी काम सूरज और उसके घूमने वाले बिहेवियर प्लस अर्थ के प्लानिटरी बर्ताव के कारण हमारा भेजा सैटेलाइट अपनी ही ऑर्बिट स्पीड पर अर्थ के चारों ओर गोल चक्कर लगाता रहेगा। सोचो, अगर वर्टिकली उड़ाने पर रॉकेट अपना फ्यूल और एनर्जी खो दिया तो आखिरी धक्का लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और स्पेस ऊपर जाने से पहले ही ज़मीन पर जो है वो गिर जाएगा। और इसीलिए 700 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई तक एक अच्छा प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए ना सिर्फ एक इंजन बल्कि एक से ज़्यादा रॉकेट इंजन्स लगाने की ज़रूरत होगी, जिसको स्पेस एजेंसीज स्टेजेस कहती हैं। इन सबको अगर कंबाइन करें तब जाकर एक कहलाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका असली मैकेनिज्म ये है कि एक प्रोजेक्टाइल की दूरी को 3-4 हिस्सों में अलग अलग बांटो और हर एक हिस्से में एक रॉकेट इंजन को काम पर लगा दो। शुरू से लेकर आखिरी तक एक स्टेज का फ्यूल खत्म होने के बाद वो हवा में ही अलग हो जाए और अगला इंजन पेलोड को ऊपर ले जाने की कमाल संभाल ले, और ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक वो सैटेलाइट वो अपनी असली जगह तक जो है वो पहुंच नहीं जाता। ये जो आप अपने सामने PSLV का फ्लाइट सीक्वेंस देख रहे हैं, जिसे इसरो द्वारा 17 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, इसमें PSLV का एक्सेल वेरिएंट का रॉकेट व्हीकल यूज़ किया गया था और इसके पेलोड में CMS-1 यानी कि GSAT-12R कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऊपर भेजा गया था। मुझे पता है कि आपको ये सारे साइंटिफिक टर्म्स आपको कठिन लग रहे होंगे, और मैं बता दूं कि मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी है, मगर ये सारे शब्द जनरल नॉलेज की किताबों में फिज़िक्स और ज्योग्राफी के ग्लोसरी सेक्शन में लिखे रहते हैं,
जिसका किसी पर भी ध्यान नहीं जाता है। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो सारे टर्म्स आपके सामने पेश करूँ। तो पिछले पीवी लॉग्स की तरह इस वीडियो का भी प्रेजेंटेशन फाइल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसे हिट करके आप डाउनलोड करके आप अपने व्यूइंग डिवाइसेस में देख सकते हैं। आपकी भी हेल्प होगी और मेरी भी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस रॉकेट व्हीकल को इसी फेस में प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ ऊपर जाएगा क्या? जी नहीं, वो जो है वो गोल गोल घूमता हुआ जो है वो ऊपर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें इस पूरे रॉकेट व्हीकल को रोटेट भी करवाना पड़ेगा और उसे ऊपर भी उड़ाना पड़ेगा। आई स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया दैट वो नेचुरली रोटेट कर रहा है या एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद उससे फोर्सफुली रोटेट करवाना पड़ रहा है, पर एक परफेक्ट प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री बनाने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। ना सिर्फ वो ऐसा पाथ बनाएगा, बल्कि हमें इस तरह रोटेट करवाना होगा ताकि वो ऊपर जाने के बाद वो अर्थ स्टेशन से उसका लगातार कम्युनिकेशन जो है वो हमारे अर्थ स्टेशन से होता रहे। अब ऐसा रोटेट करवाने के लिए मैंने एयरक्राफ्ट में 3 चीज़ें बताई: पिच, यॉ एंड रोल। लेकिन हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रॉकेट तो एक तरह से सिलेंड्रिकल कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, और ये भी जानते हुए कि रॉकेट व्हीकल में कोई भी रडर, एलिवेटर या फिर एलेरॉन्स नहीं होते हैं बॉडी को घुमाने के लिए। लेकिन फिर भी रॉकेट साइंस में ये तीनों टर्म्स हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इन 3 टर्म्स को फिजिकली बताने के लिए मैंने ये 10 रुपये का फेविकॉल MR एडेसिव का एज अ रॉकेट व्हीकल मानकर जो है वो चल रहा हूँ। आपको बेशक हंसी आ रही होगी, मगर 3D में समझाने के लिए ये एक सबसे अच्छा रियल एग्जाम्पल है। सोचिए 10 रुपये का मैंने PSLV बनाया है, वो मानकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। इसे PSLV से कंपेयर करते हैं। लेफ्ट पेन में मान लीजिए कि अशोक स्तंभ और हमारा राष्ट्रीय ध्वज उस रॉकेट के लिए फेस है, और राइट पेन में मान लीजिए कि MR जो लिखा हुआ है इस फेविकॉल एडहेसिव पर, वो आपकी तरफ जो है वो फेस कर रहा है। मेरे हाथ को थोड़ी देर के लिए आप जो है वो इग्नोर कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये रॉकेट आपके स्क्रीन की तरफ या फिर पीछे की तरफ मुड़े तो इसे पिच कहते हैं। अगर ये रॉकेट दाएं या बाएं घूमे तो इसे यॉ कहते हैं, और अगर ऊपर जाते जाते एक्सिस में गोल गोल घूमता रहे तो इसे रोल कहते हैं। अब रॉकेट साइंस में ये 3 शब्दों का एक कंबाइंड एंगल के रेस्पेक्ट में किया जाता है, जिसको हम एजिमुथ कहते हैं। ये मैंने आपके सामने एक मैथमेटिकल डायग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके 3D एनोटेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। NEWS के अंदर घिरे एरिया को मैं हॉरिजॉन या फिर ग्राउंड कहते हैं, और ये जो ग्लोइंग सेमी सर्कल दिख रहा है इसे मैं ऑब्जर्वर मेरिडियन या फिर सेलेस्टियल मेरिडियन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेंटर पॉइंट को मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर कहता हूँ, और इस पॉइंट से मान लीजिए कि आसमान में किसी तारे या फिर किसी पतंग को आप देख रहे हैं। सेलेस्टियल मेरिडियन के जस्ट पैरेलल में अगर मैं किसी भी हॉरिजॉन से उस तक आर्क खींचूँ, जैसे अभी ये येलो कलर का देख रहे हैं, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इस A पॉइंट तक अगर N से कोई पिंक कलर का आर्क अगर मैं खींचता हूँ, जिसमें पूरा ONA का एरिया जो पिंक कलर में ग्लो कर रहा है, तो ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ से मैंने A तक आर्क ड्रॉ किया है, इसे मार्क करता हुआ एंगल ही हमारे लिए एजिमुथ कहलाता है। मन में अगर कोई मलाल हो तो इसे एक और एग्जांपल से बताता हूँ। एक जगह पर खड़े हो जाओ और सूरज के ऊपर से देखो। ऊपर की तरफ ग्राउंड से जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं एलिवेशन, और ज्योग्राफिक नॉर्थ से ग्राउंड तक एंगल बनाए तो उसे कहते हैं एजिमुथ। अब आप बोलेंगे कि ये एजिमुथ टर्म तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हुआ, लेकिन हमें तो रॉकेट व्हीकल के रेस्पेक्ट में चाहिए ना। तो ये एजिमुथ मिशन को लॉन्च करने से पहले रॉकेट व्हीकल में इस एंगल को असाइन किया जाता है, उसे कहते हैं लॉन्च एजिमुथ। इसकी यूनिट भी डिग्री में ही होती है। मान लीजिए कि इस रेड पॉइंट से रॉकेट व्हीकल को लॉन्च करना है, और ऊपर 700 किलोमीटर दूर व्हाइट पॉइंट हमारा अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट हमारा लक्ष्य है, जो O से लेकर S तक जो ऊपर लाइन जो जा रही है उसे इनर्शियल वेक्टर कहते हैं, जो कि हमारे अर्थ स्टेशन से लॉन्च वेक्टर कहलाता है, जिसकी इनर्शियल वेलोसिटी हमारे देश में अगर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करते हैं तो ये जाते जाते 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। हमारे साइंटिस्ट इस चीज़ों को पृथ्वी के 24 घंटे की रोटेटिंग स्पीड से कंपेयर करें, जिसको वेक्टर में OL से रिप्रेजेंट अभी मैं कर रहा हूँ, जो कि हमारी जो अर्थ स्पीड रोटेटिंग स्पीड जो होती है वो 408 मीटर पर सेकेंड होती है। और फिर बहुत सारे कंपैटिबल फिजिकल क्वांटिटीज़ को एग्जामिन करने के बाद OS और OL वेक्टर के ज़रिए LS वेक्टर को कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम रोटेटिंग वेक्टर कहते हैं। जी हाँ,
ये रहा वो ग्लोइंग लाइन जिसे हर स्पेस एजेंसी बहुत ही सावधानी से कैलकुलेट कर मिशन लॉन्च होने से पहले इंजन में प्रोग्रामिंग फीड किया जाता है, या फिर रॉकेट इंजन के स्टेजेस को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले इसी रोटेटिंग वेक्टर से के कंपैटिबल बनाया जाता है। यही वो ग्लोइंग वेक्टर है जिससे निकलने वाले एंगल मेजरमेंट से प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन डिसाइड होता है, और इसी से ही रॉकेट इंजन को डिज़ाइन किया जाता है कि किस मोमेंट पर उसको ऊपर जाते जाते पिच, यॉ और रोल करना है। ये तीनों चीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस के थ्रस्टर्स के एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग सही टाइम पर कम ज़्यादा करने की प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें पूरा प्रोजेक्टाइल बनता है। अब इस चीज़ को रॉकेट थ्रस्टर्स पे असाइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि ख़राब मौसम में किसी भी रॉकेट व्हीकल या मिशन को लॉन्च करना है। नहीं, सही विंड डायरेक्शन चाहिए रहता है और साफ़ सुथरे मौसम चाहिए रहता है, तब जाकर स्पेस एजेंसी और सैटेलाइट मिशन की पूरे साइंटिस्ट को और उसकी टीम को 100% सक्सेस मिलती है। इस पूरे वेक्टर एनालिसिस को निकालने वाले एंगल रिजल्ट को हम लॉन्च एजीमुथ कहते हैं। एक बार इसे रॉकेट व्हीकल में असाइन करके पृथ्वी से छोड़ दिया तो ये प्रोजेक्टाइल बनाते बनाते अलग अलग स्टेजेस में स्प्लिट होने के बाद वो रोटेट करता हुआ ऊपर जाएगा और स्पेस में उसका फेस अर्थ की तरफ जो है वो मुड़ जाएगा, जिससे वो मिशन अर्थ स्टेशन के लाइन ऑफ साइट पर मिल जाएगा और हम उस सैटेलाइट को कंट्रोल या कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये तो रही रॉकेट इंजन्स और उसके वेरियस प्रोजेक्टाइल मेकिंग स्टेजेस की पूरी कहानी। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा पूरे सैटेलाइट मिशन को कैसे लॉन्च किया जाता है और पेलोड के अंदर रखे सैटेलाइट और उसके ऑर्बिट पर पहुंचाने की प्रक्रिया कैसी होती है। मैं आपको एक टास्क देता हूं जिसे आप अगले वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इस पीवी लॉग में कमेंट बॉक्स में एक अच्छे से मिशन का नाम चाहिए और उस नामी मिशन को PSLV से जोड़ते हुए सैटेलाइट के लॉन्चिंग प्रोसेस में बताऊंगा। तो ये रहे वो आपके सामने वो नाम, गौरव और गरिमा। मेहरबानी करके इसके नाम के जेंडर में मत जाइए, बस दोनों में से किसी एक नाम के ऑप्शन को चुनें, क्योंकि दोनों का मीनिंग ही एक कहलाता है। उसका मीनिंग क्या है वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। बस इस ऑप्शन नेम को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके अच्छे से कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मेरे पीवी लॉग का 5वां हिस्सा था। अगले हिस्से में इसी पीवी लॉग का अगला हिस्सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा पीवी लॉग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, YouTube वेबसाइट मीडिया आपके लिए है, खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वॉज राहुल रंगारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।